हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज लेकर आया हूँ एक और वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। खुली अर्थव्यवस्था दैट मीन्स ओपन इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे अति लघु उत्तरीय अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को लेके सैम्पल पेपर्स को उठा के क्वेश्चन चुनता हूं ताकि आपके लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाओ, लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है ना, ये किसे है, ठीक है ना। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं जिस दर पर देश की मुद्रा इकाई का विनिमय दूसरे देश की मुद्रा के साथ किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के $1 के बदले में भारत जो है लगभग 82 रुपीज़ का पेमेंट करता है, तो इसे बोलेंगे विदेशी विनिमय दर। और इसी हिसाब से जितने भी व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, उसका पेमेंट या रिसीव किया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार की शर्तों से क्या आशा है। व्यापार की शर्तें किसे कहते हैं, ठीक है ना। कंडीशंस ऑफ ट्रेड, तो आंसर है जिन शर्तों पर देश की वस्तुओं का विनिमय, मतलब ऐसे कंडीशन जिन पर देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं के साथ होता है उसे व्यापार की शर्तें कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या आशा है। मतलब लोचपूर्ण, जिसको बोलते हैं हम परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल विनिमय दर। सिर्फ लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति द्वारा होती है, और इनमें परिवर्तन से विनिमय दर में भी परिवर्तन आता है। मतलब ऐसा विनिमय दर जिसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में होता है उसे लोचपूर्ण विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार संतुलन से क्या आशय है। तो आंसर है इसका, दो देशों के मध्य दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के लेखा जोखा को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर बीच में जो है ना खाली रह गया, यहाँ पर और आएगा। ठीक है, दो देशों के मध्य दृश्य वस्तुओं के आयात और दृश्य वस्तुओं के निर्यात के लेखा जोखा को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं। दृश्य वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि नॉर्मल भौतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भुगतान संतुलन से क्या आशा है या भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। एक देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के समस्त लेन देनों का विवरण है, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाती है। मतलब साफ है कि एक देश का, ठीक है ना, एक देश का, मान लो अगर हम बात करें भारत का, ठीक है ना, रूस के साथ जो बिज़नेस होता है, तो एक साल के अंदर जितना गया और जितना आया, जो भी वस्तुएं, चाहे वो दृश्य वस्तुएं हैं, चाहे वो अदृश्य वस्तुएं हैं, या फिर सरकार के द्वारा किया गया है या फिर निजी व्यक्तियों के द्वारा किया गया, किसी भी प्रकार के सौदे होते, इन सब का लेखा जोखा जो रखा जाता है, इन सब का जो विवरण होता है, उसी को हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और शॉर्टकट में लिखा जाता है BOP। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ कोई व्यापार नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब ये हुआ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर जो व्यापार होता है देश के अंदर ही होता है, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र के अंदर होता है, इस आपस में ही प्रोडक्शन करते, आपस में इसको कंज्यूम कर लेते। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका लेना देना बाहर यानी कि विदेशों के साथ नहीं होता, शेष विश्व के साथ नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि डॉलर के रूप में, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर फिर से, यदि डॉलर के रूप में रुपए की विनिमय दर गिरती है तो भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ दूं। मान लीजिए $1 के बदले में 80 रुपये का पेमेंट करना है, तो रुपए की विनिमय दर का गिरने का मतलब ये हुआ कि अगर वहीं पर $1 के बदले में अगर
ठीक है ना। $1 के बदले में अगर हमारा पैसा जो है कितना हो जाए 75 हो जाए, रुपए की विनिमय दर गिर रहा है, नॉर्मल विनिमय दर नहीं, रुपए की विनिमय दर गिर रहा है कि रुपए मजबूत हो रहा है, तो भारत के आयात पर क्या प्रभाव होगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि डॉलर के रूप में रुपए की विनिमय दर, ये रुपए लिखा हुआ है, गिरती है तो भारत अधिक आयात करेगा, क्योंकि भारत के जो है किसकी मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा सही हुआ है, मजबूत हुआ है, ऐसे पेमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन विनिमय दर की परिभाषा दीजिए, या संतुलन विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, या फिर संतुलन विनिमय दर किसे कहते हैं। एक ही चीज़ है, आंसर सेम। जिस बिंदु पर विनिमय दर की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है उसे संतुलन विनिमय दर कहते हैं। या ये जो है विनिमय विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है, ठीक है ना। कैसे समझिएगा, ये हो गया विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, जिस बिंदु पर दोनों बराबर होता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संतुलन विनिमय दर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं। एक ऐसा बाजार जहां पर विश्व की सभी देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का विनिमय होता है, ऐसे बाजार को हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। मतलब विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का परस्पर बेचा या खरीदा जाता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार के नाम से, सॉरी ये दल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, जो टाइपिंग करता है ना मेरा थोड़ा सा ये, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, वह दर जिसका निर्धारण किसी देश की सरकार करती है तथा वही उसमें परिवर्तन करती है, स्थिर विनिमय दर कहलाता है, ठीक है ना। स्थिर विनिमय दर मतलब देश की सरकार के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाजिर विनिमय बाजार की परिभाषा लिखिए। ऐसा बाजार जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन किया जाता है, यानी कि ऐसे लेन देन जो दिन व दिन के होते हैं, डे टू डे का होता है, एक दिन का होता है और उसी दिन पेमेंट करना, तो इसमें लगभग 2 दिन का टाइम दिया होता है विदेशी विनिमय बाजार में, ठीक है ना। 2 दिन का होता है, यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही पेमेंट वगैरह निपटाना होता है, तो ऐसे बाजार को हम हाजिर बाजार कहते हैं। इसको इंग्लिश में बुला जाता है स्पॉट मार्केट, मतलब ऑन द स्पॉट जो है पूरा पेमेंट वगैरह कर देना, सौदे निपटा देना। वायदा बाजार क्या है, वायदा बाजार जो है हाजिर बाजार का उल्टा होता है, विपरीत होता है। इसमें जो है विदेशी विनिमय से संबंधित वायदा बाजार वह बाजार है जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार होता है। मतलब अगर आपने उसको आज डील किया है तो इस डील का पूरा जो है भविष्य में कोई और दिन होगा, ठीक है ना। या फिर आज आपको ने सामान परचेज कर लिया, उसका पेमेंट जो है भविष्य में किसी और दिन करेंगे, तो ऐसा बाजार जो होता है वायदा बाजार के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, समुचित भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। समुचित, जिसमें सब कुछ शामिल होता है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। देश के चालू खाते और पूंजी खाते के कुल जोड़ को समुचित भुगतान संतुलन कहते हैं। इसमें पूंजी खाता और चालू खाता, इन दोनों की मदों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चालू खाता किसे कहते हैं। नॉर्मली कहते हैं इसको करेंट अकाउंट। चालू खाते में वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात एक पक्षीय अंतरों का व्यापार होता है, सॉरी ब्यौरा होता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का जो शॉर्ट टर्म का होता है, जो क्या होता है, इन सब चीज़ों का इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण। आपको समझना पड़ेगा एक पक्षीय अंतरण में, एक ऐसे अंतरण जो एक पक्षीय होता है, या तो दिया जाता है या लिया जाता है, जैसे दान हो गया, ठीक है ना, डोनेशन हो गया, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते से आप क्या समझते हैं। पूंजी खाते में वे सभी विनिमय दर्ज किए जाते हैं जिसमें देश के निवासी द्वारा शेष विश्व के पूंजीगत परिसंपत्तियों और दायित्वों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे सौदे होते हैं जिसमें देश की एसेट्स और देश की लायबिलिटी इफेक्ट पड़ती हैं, ठीक है ना। मतलब देश की संपत्तियों का या फिर परिसंपत्तियों या फिर यूँ क्या है दायित्वों का, जिसमें किसी प्रकार का जो है जो इंटरफेयर होता है, प्रभाव होता है, उसे हम जो है पूंजी खाते के अंदर शामिल करते हैं। जैसे सरकारी सौदे होते हैं, ठीक है ना, जैसे एक देश का दूसरे देश की सरकार साथ किया जाए, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ किया गया सौदे, ये सब जो है पूंजी खाते के अंदर आता है। तो बेसिकली इसमें सारे लॉन्ग टर्म आइटम जो है इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड में। आयातों के मूल्य की गणना कीजिए जब व्यापार संतुलन ₹100 करोड़ है और निर्यातों का मूल्य 300 करोड़ है।
आपको बताना है आयातों का मूल क्या होगा। आपके पास व्यापार संतुलन का फार्मूला क्या होता है, निर्यात माइनस आयात। जबकि व्यापार संतुलन दे रखा है माइनस का 400, इसका मतलब निर्यात व्यापार संतुलन माइनस तब होगा जब आयात ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयात बराबर 300 प्लस 400 यानी कि कितना हो जाएगा 700 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दृश्य वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। वे वस्तुएं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम दृश्य वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जैसे खाद्य सामग्री हो गई, मशीनरी है, कपड़े है आदि, इन सबको हम दृश्य वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अदृश्य वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। वे वस्तुएं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जिसका हम प्रयोग तो करते हैं, जिनका हम उपभोग तो करते हैं, लेकिन हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, उन्हें हम अदृश्य वस्तुएं कहते हैं। और इसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे जहाजरानी सेवा हुई, तकनीक है, बैंकिंग है, बीमा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार शेष में घाटा क्या दर्शाता है। अगर व्यापार शेष की बात करते हैं तो इसमें घाटा होता क्या, व्यापार शेष का घाटा आपको दर्शाता है कि वस्तुओं का आयात उसके निर्यात से ज़्यादा है। इसका मतलब व्यापार शेष का घाटा बराबर हो जाता है वस्तुओं का आयात माइनस वस्तुओं का निर्यात। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, समष्टि अर्थशास्त्र का, स्वप्रेरित मदों से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरित मद से तात्पर्य उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों से है जो अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब ऐसे लेन देन जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, जिसका उद्देश्य जो होता है अधिकतम प्रॉफिट अर्न करना होता है, ऐसे लेन देनों को हम स्वप्रेरित मदे कहते हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है, निजी कंपनियों के द्वारा होता है, क्योंकि इनका मैक्सिमम उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। ठीक है। कैसा लगा आपको आज का क्लास, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर जरूर करके रखिएगा। आप इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और रिवीजन क्लास शुरू होगा। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। बाय।